हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें आयव्यय खाता कैसे बनाया जाता है फर्स्ट चैप्टर में वो हम पढ़ रहे हैं। कुछ आइटम्स मैंने आपको बताए थे जो आयव्यय खाते के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और कुछ क्रेडिट साइड में जो लिखे जाने वाले आइटम्स हैं। जितनी भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपको इसमें डेबिट साइड में लिखना है और सारे एडजस्टमेंट आपको उसमें करना है। सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही लेखा करना है। जो गत वर्ष हैं और जो आगामी वर्ष हैं उनको ध्यान में नहीं रखना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि आपको इसमें सिर्फ आगमगत व्यय और आगमगत आय का ही लेखा करना है। पूंजीगत व्ययों का लेखा आपको आयव्यय खाते में नहीं करना है। और कुछ आइटम हैं ऐसे जो हमें इसमें लिखना है। देखिए आप, टू स्कॉलरशिप, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी, टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इसके अलावा अगर असेट्स के ऊपर किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन दिया गया है तो वो हम इसमें लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो ये सारी चीज़ें आपको डेबिट साइड में लिखना है। इसके अलावा क्रेडिट साइड में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हैं, संस्था के कोई विनियोगों पर ब्याज हैं तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट करने के बाद संस्था को एक निश्चित समय के बाद सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट आ रही है, ये हमको देखना है। तो अगर क्रेडिट साइड की आइटम्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, मीन्स उसको सरप्लस हो रहा है। टू सरप्लस भी लिख सकते हैं आप, और टू एक्सेस ऑन ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी आप इसमें लिख सकते हैं। बट जनरली शॉर्ट वे में सरप्लस ही लिखा जाता है। बहुत इजी रहता है ये लिखना, क्योंकि इतना जो है वो लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतना लंबा सब कुछ लिखते रहें, और उसको याद भी रखने में स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है। तो टू सरप्लस आप उसकी जगह लिखेंगे तो बहुत ईजीली आप याद भी उसको रख पाएंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए कि डेबिट की टोटल बड़ी है तो डेफिसिट लॉस हो जाएगा आपको। ये बात तो हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगी कि डेबिट में हम जब सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं और अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही है, मतलब उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उसको डेफिसिट घाटा हो रहा है। और अगला नाम इसका एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो एक ही समय में संस्था को या तो डेफिसिट होगी या फिर सरप्लस होगा, दोनों चीज़ें उसको एक साथ नहीं होगी। तो ये था हमारा आयव्यय खाते का प्रारूप, इसका फॉर्मेट, जो हमको आगे के क्वेश्चंस में फॉलो करना रहेगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे आयव्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते का अंतर। प्राप्ति भुगतान खाता और आयव्यय खाते में निम्नलिखित बिंदुओं पर आप अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रकृति। ये जो खाता होता है ये वस्तुगत होता है। वस्तुगत प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें सारी प्राप्ति और भुगतान लिखे जाते हैं, चाहे वो कौन से भी वर्ष के हों। अगर चालू वर्ष में संस्था को हो गए हैं, मिल गए हैं, तो संस्था उनका लेखा कर लेती है। जबकि आयव्यय का खाता जो होता है वो नाममात्र का खाता होता है, क्योंकि वो संस्था की बचत या घाटे को दर्शाता है। आवश्यकता, इसको बनाना आवश्यक नहीं है, जबकि लाभ हानि की जानकारी के लिए इसको बनाना जरूरी है। जब भी कोई गैर व्यापारिक संस्था अपनी बचत या घाटे को जानना चाहती है तो उसको आयव्यय खाता बनाना पड़ेगा, उसके बिना वो अपनी बचत या घाटे की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती। इसके बाद नगद लेन देन। प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है उसमें सारे नगद लेन देन लिखे जाते हैं, चाहे वो कोई से भी साल से संबंधित हों, चाहे वो 2020 के हों, 19 के हों या 21 के हों। संस्था को अभी मिल गए हैं तो संस्था उनका लेखा कर लेगी, लेकिन आयव्यय खाता जो होता है उसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही लेखा किया जाता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है तो संस्था के पास 2020 से संबंधित जितने भी लेन देन हैं वो सब उसमें लिखेगी। बाकी के लेन देन जो 2019 से संबंधित है या जो 2021 से संबंधित है वो आयव्यय खाते में नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद स्वरूप। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है। जब अपन ने इसका
डिटेल पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि रोकड़ पुस्तक की सहायता से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। तो मतलब एक तरह से ये रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है, जबकि आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। ये लाभ हानि खाते की तरह लाभ हानि जानने के लिए बनाया जाता है। प्राप्तियां, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों प्राप्तियों को दिखाया जाता है, जबकि आय व्यय खाते में सिर्फ आगमगत प्राप्ति और आगमगत भुगतान का ही लेखा किया जाता है। आगमगत और आयगत एक ही बात है। शेष, इस खाते में रोकड़ बही के प्रारंभिक और अंतिम शेष दिखाए जाते हैं। रोकड़ बही के मतलब कैश बुक का जो प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस और अंतिम शेष क्लोजिंग बैलेंस ये दिखाया जाता है, जबकि इस खाते में रोकड़ बही के जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं दिखाए जाते हैं। भुगतान, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के भुगतान लिखे जाते हैं, जबकि इसमें केवल आयगत भुगतानों का ही लेखा होता है। पक्ष, इसके नाम पक्ष में प्राप्तियां लिखी जाती हैं और जमा पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं, सारे पेमेंट्स लिखे जाते हैं, जबकि इसके नाम पक्ष में खर्चे लिखे जाते हैं और क्रेडिट पक्ष में आय की मदें लिखी जाती हैं। इसके बाद देखिए ह्रास, इसमें ह्रास एवं हानियों को नहीं दर्शाया जाता है। जो भी संपत्तियों के ऊपर लगने वाला मूल्य ह्रास है वो इसमें नहीं लिखा जाता है और न ही संपत्तियों पर होने वाली किसी तरह की हानि को इसमें लिखा जाता है, जबकि आय व्यय खाते में ह्रास और हानियों दोनों को लिखा जाता है। समायोजन, इसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय आदि से संबंधित समस्त समायोजनों का लेखा नहीं होता है। जब आय प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट हमने देखा था तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि इसमें किसी भी तरह का कोई समायोजन हमको नहीं करना है, जबकि आय व्यय खाते में समस्त समायोजनों का लेखा किया जाता है, चाहे वो अदत्त व्यय हो, पूर्वदत्त व्यय हो, उपार्जित आय हो, अनुपार्जित आय हो, मूल्य ह्रास हो, ये सारे समायोजन हमको आय व्यय खाते में करना है। लेखा प्रणाली, यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं है, जबकि यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। चिट्ठा, इसे बनाने के बाद चिट्ठा बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पूंजीगत और आयगत दोनों मदें इसमें लिख दी जाती हैं, जबकि आय व्यय खाता बनाने के बाद चिट्ठा बनाया जाता है क्योंकि चिट्ठे में पूंजीगत मदें दर्शाई जाती हैं और आय व्यय खाते में पूंजीगत मदें दर्शाई नहीं जाती हैं। तो ये अंतर था प्राप्ति भुगतान खाते और आय व्यय खाते का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें से, तो इस अंतर को आप ज़रूर याद करें। इस अंतर को याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको प्राप्ति भुगतान खाता भी बनाना आ जाएगा और आय व्यय खाता भी बनाना आप सीख जाएंगे, और काफ़ी सारे जो इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।